इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक करंट, टोटल मैग्नेटिक फोर्स इन ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फोर्स जो होता है किस तरीके से बदलता है, इन साइड में क्या रहता है और आउटसाइड में रहता है। और दूसरा टॉपिक जो मैंने लिया हुआ है आपका, वो है आपका मोटर से। लेकिन मोटर में आपका सिर्फ जो है प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल है, और आपकी बाकी चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो वो पोर्शन आपको 12th में नहीं आएगा। इसलिए हमने मोटर को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितना उस पर टॉर्क लगता है और उसको फाइंड करना है। तो समझिए, और जो कुछ भी समझ में नहीं आए आप जरूर पूछिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए स्ट्रेंड करंट कैरिंग कॉइल। मतलब कहने का क्या है, आपका टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए स्ट्रेट करंट सी मतलब करंट कैरिंग कॉइल। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको देखते हैं, एक समझते हैं कि ये आपका कॉइल वायर है, ये एक स्ट्रेट वायर है और इसका रेडियस जो है, ये आपका रेडियस जो है आर है पूरा, और इसमें एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, वो है आपका, उसका ये रेडियस आएगा यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल आर। अब इसके बारे में समझते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं। When small r b, the less than b will increase। ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड, ये तो आपका पूरा एक कंडक्टर है, वायर है, तो यहाँ से जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे तो जैसे जैसे इसके सेंटर एक्सिस पर आएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि when r will be less, r जैसे जैसे लेस होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगी b इंक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको एक छोटा सा पार्ट लिया है, और इसी पार्ट वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट t, एक पॉइंट t पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं कि इनसाइड कितना होता है। हम एक क्या करते हैं, एन एम्पेरियन लूप ले लेते हैं, इज टेकन इन द शेप ऑफ सर्किल एंड एक्सिस ऑफ करंट। किस तरीके का हम इमेजिन कर रहे हैं कि यह एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और ये एम्पेरिकल लूप यहाँ पर हमने कट किया एक छोटा सा। कैसा है ये एम्पेरियन लूप, टेकन द सेम शेप ऑफ द सर्किल एंड एक्सिस ऑफ द करंट। ये यहाँ पर ये एक्सिस है जिसमें ये करंट आई फ्लो हो रही है। अगर इसकी लेंथ L है, ध्यान रखिएगा इसकी लेंथ L है, एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, देन द लूप पासिंग थ्रू द T। क्लियर, ये T पॉइंट जहां पर हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, उसका एक्सिस के ऊपर हमने एक कंसेंट्रिक सर्किल ले लिया को, और T पर हमने, तो इसलिए एम्पियर लूप क्लोज्ड सर्किट होता है। ध्यान रखिए एम्पियर रूल लगाया जाता है जब क्लोज्ड रहता है पाथ, तो इसीलिए हमने एम्पेरियल क्लोज्ड लूप ले लिया है, और ये इसका रेडियस ले लिया हमने सेंटर से r, स्मॉल r। एट एवरी पॉइंट b इज द सेम। हमको मालूम है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसके हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वह जो होगा हर पॉइंट पर सेम होगा। तो सो एंगल थीटा एवरी पॉइंट इज 0। आपको मालूम है एम्पिरिकल लॉ में एंगल बनता है किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो यह कितना होगा, दैट विल बी 0। द थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन, यहाँ पर हमने लिया थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड जो एल है, ये आपका लाइन ऑफ एक्सिस है, उसके साथ हमने एंगल ले लिया थीटा। वी नो दैट
ये सरफेस इंटीग्रल बी डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एल कॉस थीटा। ठीक है, डीएल कॉस थीटा, ये ऑलरेडी आप ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। बी आपका कांस्टेंट टर्म है, ये इंटीग्रेट कर देते हैं सरफेस इंटीग्रल डीएल को, दैट विल बी डीएल, और ये डीएल है लेंथ के करस्पॉन्डिंग में इसको इंटीग्रेट किया तो ये इसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये सरकमफ्रेंस कितना होता है, अगर से रेडियस आर है तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू आ जाएगा बी क्रॉस 2 पाई आर, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है इसके आगे कि ये करंट पासिंग थ्रू द लूप, हमने माना है कि इस लूप में आई करंट पास हो रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ जाता है, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो करंट पासिंग थ्रू द वायर एल, ये वायर एल में कितना करंट पास होता है, आई इज इक्वल टू, यहाँ पर आई है करंट, आई इज इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये कौन सा है आर, ये सर्किल लिया हमने, ये पता लगाया हमने कि ये पाई आर स्मॉल आर, ये छोटे से जो हमने कट किया था उसके लिए लिया है हमने, और आई अपन पाई आर स्क्वायर जब हम इस पूरे इस कंडक्टर में बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये रेडियस पूरा आ जाएगा कैपिटल आर। तो ये आपका आई अपन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, जो करंट आई है स्मॉल आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। ये टोटल करंट फ्लो हो रहा है किसमें से, ये पूरा जो हमारा कंडक्टर है उसमें से। अब यहाँ पर यह वैल्यू हम पुट करते हैं, पुटिंग अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ, बी इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये सरफेस इंटीग्रल पहले हमने अभी पता लगाया कितना होता है, बी इंटू 2 पाई आर। यहाँ पर हमने देखा b इंटू 2 पाई आर होता है, तो यहां से हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया b इंटू 2 पाई आर, और यह वैल्यू जो करंट का है म्यू नॉट, ये किसके बराबर होता है, एम्पीरियल लॉ से म्यू नॉट आई के बराबर होता है। तो ये क्या आई की वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया, आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर स्क्वायर, एक आर यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आई आर अपन कैपिटल आर स्क्वायर। ये पूरी टर्म आपकी कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए आप, म्यू नॉट अपन 2 पाई ये कांस्टेंट है, करंट भी आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इस R के प्रोपोर्शनल होता है, और ये कैपिटल R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहने का क्या है कि ये जो है इस फिगर में समझिए कि इस R को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा, और R को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। लेकिन कैपिटल R के साथ क्या रिलेशन है कि कैपिटल R को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब ये इंक्रीज करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। तो B डिक्रीज आल्सो डिक्रीजेस, है ना, इफ R विल बी इंक्रीज B विल बी इंक्रीज, एंड इफ R विल बी डिक्रीज B विल बी डिक्रीज। मतलब क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं कि पहले हमने देखा कि जब स्मॉल r यहाँ पर हम जा रहे थे, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू r। कैसे चेंज हो रहा है ये, अगर स्मॉल r के बारे में बात करेंगे तो यहां से यहां तक हमने जो बताया है वो क्या लगता है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये B मैग्नेटिक फील्ड r स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जब r पर आएगा तब मैक्सिमम होगा,
ध्यान रखिएगा, जब R पर आ जाएगा तो मैक्सिमम होगा, और उसके बाद मतलब यहाँ पर जब आ जाएगा तो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ये जो पॉइंट है T है। अब इसके बाद जब आप बढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होगा, यह एक ऐसा कर्व आएगा जो कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मतलब ये इनवर्स हो गया। तो ये आपको रिजल्ट दिया हुआ है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप R विल बी इंक्रीज, B विल बी इंक्रीज, यहाँ से जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं B इंक्रीज होता जाता है, लेकिन जब हम इसके बाहर जाते हैं, इस तरफ जाते हैं बाहर की तरफ, तो ये इनवर्स होता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। ये इस कैपिटल R बढ़ेगा तो स्मॉल b की वैल्यू जो होगी कम होती जाएगी। ये यहाँ तक तो मैक्सिमम रहता है, ये जो पॉइंट है मैक्सिमम रहेगा, लेकिन जब हम इसके बाहर जाएंगे, ध्यान दीजिए कि ये R, जब ये R है किसी भी पॉइंट पर, इस कंडक्टर में किसी भी पॉइंट पर R जहां तक भी आप यहाँ छोटा सा लिया है, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ तक तो वैल्यू जब आएंगी आपकी बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इस कंडक्टर के बाहर जाते हैं, ये R कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, जो कि इस कंडक्टर का रेडियस बताता है, तो जब इससे आप अगर बाहर जाते हैं तो B की वैल्यू जो है कम होती जाती है, कम होती जाएगी, जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, क्लास 10th में भी ये बात देखे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर ऑन द करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि पिछले लास्ट ईयर आपने जो देखा था किसका, मोटर का, मोटर के बारे में काफी कुछ आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर इसी मोटर के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 12th क्लास में मोटर का सिर्फ प्रिंसिपल है, ये ध्यान देना आप लोग। क्या है, मोटर का ओनली प्रिंसिपल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल पर ध्यान देंगे हम लोग, बाकी कोई चीज हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, तो प्रिंसिपल पर ही ध्यान देते हैं। बाकी चीजें तो आपने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है कि ये आपका एक क्वाइल है, इसको हमने एक सिंगल उसके उसमें ले लिया है। यहाँ पर क्या रखा था आपने, दो बड़े बड़े दो मैग्नेटिक पोल्स रखे हुए थे, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखाया हुआ है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप प्रोड्यूस करते हैं, करंट के द्वारा भी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो कॉइल है करंट से जुड़ी रहती है, आउटर सर्किट में आपको पढ़ा था आपने कैलकुलेटर के साथ, करंट भी देते हैं हम इसको, तो करंट तो फ्लो होता ही है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसके अलावा इस कॉइल को हमने कहाँ रखा था, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यहाँ पर और यहाँ पर हमने दो मैग्नेटिक फील्ड दिखाए थे, जिससे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। समझा रहे हैं जो प्रिंसिपल है मेन, कि कैसे ये फंक्शनिंग करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और टॉर जो जनरेट करता है, टॉर की वजह से ही रोटेट करता है आपका, जो कॉइल रोटेट करता है वो टॉर के वजह से करता है। टॉर यानी बल आघूर्ण, आघूर्ण जिसको आप कहते हैं। तो कैसे होता है जरा ध्यान देते हैं हम। ये देखिए हमने शो किया कॉइल को, एक कॉइल ले लिया, हालांकि आपने जब मोटर खोला होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारे टर्न्स के रूप में उस पे इंसुलेटेड कॉपर के वायर जो है रोल्ड रहते हैं, कॉइल्ड फॉर्म में रहते हैं। तो कॉइल्ड फॉर्म में पूरा बहुत सारे रहते हैं, किस लिए, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक कॉइल ले लिया है, और इस कॉइल को हमने क्या किया, यहाँ पर पी क्यू आर एस ये हमने नाम दे दिया है, पी क्यू आर एस। एक कॉइल को रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने समझ लिया है कि इस तरीके से। अब इसके ऊपर फोर्स के बारे में हम ध्यान देंगे कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड,
कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स, और वो फोर्स किसके बराबर होता है? ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आई बी एल साइन थीटा। आई क्या है? करंट है जो उसमें से पास होता है। बी मैग्नेटिक फील्ड है। आई एल जो है उसकी लेंथ है। और साइन थीटा क्या है? साइन थीटा आपको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड और एरियल वेक्टर के बीच में एंगल है। द डायरेक्शन इज फाइंड बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में, जब इस आर्म पर आप दिखाएंगे कि करंट का डायरेक्शन ये है, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल में करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है? तो इस डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड को, जो तीनों फिंगर्स हैं उनको आप 90 डिग्री से स्ट्रेच करेंगे और करंट का डायरेक्शन ये रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बताएंगे जैसे मैंने दिखाया हुआ ऑलरेडी। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट विल बी इस तरीके से आउटवर्ड हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ द, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। फोर्स अपॉन आर्म पी क्यू एंड यह इज डाउनवर्ड। पी ये जो होगा ये नीचे की तरफ होगा, और जो आर एस साइड आएगी यहाँ पर जो होगा, अब यहाँ पर जो है देखिए आपका करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल लिखा हुआ है कि फोर्स इज अपवर्ड इन द आर्म पी क्यू एंड डाउनवर्ड इन आर एस। ठीक है, अब दो आर्म बचे हैं क्यू आर और पी एस। इस पर देखेंगे कि फोर्स ऑन द अपवर्ड है ना, क्यू आर पर कैसा लगता है? ऊपर की तरफ लगता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स, ये तीसरा फोर्स, ये चौथा फोर्स हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो ये फर्स्ट और ये थर्ड, ये एक नीचे लगेगा तो एक ऊपर लगेगा, इस तरीके से। ये मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, लेकिन यहां पर जो लगता है ये ऊपर की तरफ लगता है, तो पीएस आर्म पर डाउनवर्ड हो जाता है। मतलब कि ऑन क्यू आर इज अपवर्ड एंड ऑन पीएस इज डाउनवर्ड, देन ये देखिए ये आपका एक लाइन इंटीग्रल लाइन के फॉर्म में हो गया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहां पर द नेट फोर्स होगा दैट विल बी 0। इसके वजह से ध्यान रखिए, ये नेट फोर्स होता है, इसकी वजह से कॉइल नॉट मूव इन लीनियर डायरेक्शन, इधर उधर नहीं मूव करती है। कॉइल जो है अपनी जगह स्टेबल रहती है, मूव नहीं करती है, लेकिन रोटेट किसके वजह से करती है? ये जो पी क्यू और आर एस, ये जो कैसे बनाते हैं, एक आपका ये बनाते हैं, कपल बनाते हैं। ये टॉर लगाता है, एक ऊपर की तरफ पुश करता है तो ये के नीचे की तरफ पुश करता है, तो यहाँ पर इसका एक रोटेशन शुरू हो जाता है। आपका मोटर जो है इस तरीके से रोटेट करता रहता है। ठीक है, सो द नेट कॉइल से क्या मतलब है? नेट करंट से यहाँ पर, सो द कॉइल नॉट मूव इन द लीनियर डायरेक्शन। फोर्स बैलेंस होने के कारण कॉइल मूव नहीं करता है, लेकिन ये दो आर्म पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण ये रोटेशनल मोशन करता है। Q, R and PS will be nullify the force because they are equal force and acting in opposite direction in the same line of action। ये जो लाइन है इसी के ऊपर दिखाते हैं, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। लेकिन इन दोनों पर लगने वाले फोर्स के कारण यह जो है आपका मोटर इस तरीके से रोटेट करने लगता है। इसका मतलब क्या है कि कपल ऑफ फोर्स एक्टर मींस हैज द रोटेशनल मोशन। ये इसको रोटेट कराते हैं कॉइल को, और ये किसके बराबर होता है? टाउ इज इक्वल टू, टार को हम किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इस रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जो आपका एरिया वेक्टर है मेक्स एन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड थीटा। जो एरिया वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ
जो आपका एरिया है, किसका एरिया है, जो लाइन जो है, स्टेट कंडक्टर जो है, जो आपका क्वाइल्ड फॉर्म में है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये एरिया वेक्टर को हमने इस रूप में रिप्रेजेंट किया है, मैग्नेटिक फील्ड को इस रूप में, तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा बनता है तो ये जो है एक ट्राइंगल की भांति काम करता है यहाँ पर। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर x है तो साइन थीटा ले लेते हैं, ये पूरा ये आपका एक ट्राइंगल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आपका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और हाइपोटेनियस ये आपका क्यू आर आएगा जो हमने क्वाइल में दिखाया हुआ क्यू आर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है एक्स अपॉन क्यू आर, ठीक है, और x इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पीछे हम लोगों ने देखा, और वहां पर ये वैल्यू रख रहे हैं कि क्यू आर साइन थीटा इंटू एफ, ये टाउ की वैल्यू हमने आर लिया हुआ था पीछे, पीछे हमने आपको ये टाउ की वैल्यू जो ली थी, कितनी ली थी, आर ली थी, टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ, तो फोर्स लग रहा है, और आर की वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाल लिया कितना, दैट विल बी क्यू आर साइन थीटा, और आई की वैल्यू क्या है, दैट फोर्स, अब फोर्स की वैल्यू कितनी है हमें मालूम है, फोर्स कितना लगता है, आई बी एल, तो ये आ गया आपका टोटल वैल्यू क्यू आर साइन थीटा इंटू आई बी एल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मैंने यूज किया है ए यहाँ पर एरिया है, और वो किसके बराबर है, क्यू आर इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ इंटू ब्रेथ को यूज किया है, और ये किसके बराबर है, एरिया के बराबर है ए, तो क्यू आर इंटू एल की जगह हमने लिख लिया ए, और ये आ गया आपका आई ए बी साइन थीटा, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए यहाँ पर तो पूछिएगा। तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, आई इंटू ए क्रॉस बी, अगर टर्न, जैसे मैंने कहा आपको एक टर्न को हमने शो किया है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो टाई इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी, इस ये प्रिंसिपल है, ये आपका आघूर्ण है, आपको टॉर्क कह सकते हैं, जिसके वजह से आपकी मोटर फंक्शनिंग करती है, और मोटर क्या करती है, जब हम इलेक्ट्रिक देते हैं कंडक्टर में तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पर ये टाउ मैक्सिमम है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको समझ लें कि टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब क्वाइल इन द सेम डायरेक्शन, क्वाइल सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब एरिया वेक्टर और बी के बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, और मिनिमम कब होगा, जब क्वाइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, या हम इसको दूसरे लैंग्वेज में समझेंगे तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में पैरेलल बने हो जाएगा, तब आपका टाउ की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तो एरिया वेक्टर पैरेलल टू बी, then tau is the minimum, और when the coil in the same direction in B, मतलब एरिया वेक्टर और V के बीच में डायरेक्शन सेम हो जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री जब बनेगा, तब आपका टाउ टॉप जो होगा मैक्सिमम होगा।